डियर स्टूडेंट्स, अपने विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यदि हम लोग अपने दैनिक जीवन के बारे में देखें तो सुबह से लेकर शाम तक यदि देखेंगे तो लगातार परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तनों को हम लोग गौर से देखें। जैसे हमारे घर में रसोई घर है जिसे हम लोग किचन भी कहते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा जिसे हम लोग रसायन विज्ञान का हिस्सा मान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने ध्यान दिया होगा कि सुबह हम लोग चाय पीना पसंद करते हैं और चाय के लिए दूध की ज़रूरत होती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो दूध है उसे उबालना पड़ता है। हम उस दूध को क्यों उबालते हैं? क्योंकि उस दूध को उबालने से फटता नहीं है, वो ख़राब नहीं होता है। और यदि हम उसे ठीक तरीके से नहीं उबाल पाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय बाद वो फट जाता है, यानी कि ख़राब हो जाता है। तो उस दूध में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से दूध फट गया? वहाँ पर कुछ न कुछ तो परिवर्तन ज़रूर हुआ है। ठीक इसी प्रकार आपने और भी ध्यान दिया होगा कि यदि आपके यहाँ कोई लोहे का सामान है, खासकर लोहे का दरवाज़ा या लोहे का गेट है, तो उस पर हमें समय समय पर पेंट या वार्निश करनी पड़ती है। यदि हम उस लोहे के गेट पर वार्निश या पेंट न करें तो आप भी जानते हैं कि बरसात के मौसम में या बरसात के मौसम के बाद वो जो लोहे का गेट है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उस जंग के कारण गेट खराब हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो लगातार होते रहते हैं और उन परिवर्तनों को हम यदि लोग गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अपक्रिया ज़रूर हो रही है। अब ये रासायनिक अपक्रिया क्या है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, इस रासायनिक अपक्रियाओं को पूरा होने या पूरा करने के लिए किन किन अन्य दूसरी चीज़ों या माहौल या परिस्थितियों की ज़रूरत होती है, उसी के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रासायनिक अपक्रिया को समझने और परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। यदि हम लोग उन हमारे चारों तरफ होने वाली परिवर्तनों को यदि ध्यान से देखें तो हमें दो प्रकार की परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहला जो परिवर्तन है वो होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ की केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है, उसके रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बर्फ़ सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो बर्फ़ या बर्फ़ का टुकड़ा है वो ठोस होता है, पर जैसे जैसे वहाँ का तापमान हम लोग बढ़ाना चालू करते हैं तो वह ठोस से तरल अवस्था में यानी कि पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यदि हम लोग उस पानी को फिर से गर्म करें तो वह वाष्प बन के उड़ना चालू हो जाएगा और इस तरीके से वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन उसी वाष्प को हम लोग किसी तरह एक जगह इकट्ठा करें और ठंडा करें तो फिर से तरल अवस्था में आ जाएगा और उस तरल को हम लोग फ्रिज में या 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में रखें तो वह फिर से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परिवर्तन है वो केवल भौतिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। उसके ठोस से तरल, तरल से वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, बल्कि उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि हम लोग बर्फ़ की बात करते हैं तो बर्फ़ पानी से बना हुआ है और पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इस तरह से जो बर्फ़ है वो भी H2O से मिलकर बना है। यदि उस बर्फ़ को पिघला लिया है तो तरल है हमारे पास में पानी के रूप में,
तो पानी का भी रासायनिक सूत्र H2O ही होगा। और यदि हमने उस जल को यदि वाष्प में परिवर्तित कर दिया गर्म करके, तो वहाँ पर जो वाष्प है तो वो भी H2O ही। तो इस तरीके से केवल वहाँ पर उस तरल के या H2O के भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, उसके रासायनिक संगठन जैसे का वैसा ही है। तो इस तरीके से ऐसे परिवर्तनों को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन हम लोग यदि रासायनिक परिवर्तनों की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे जो परिवर्तन हैं जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए, उस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इस रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को उदाहरण के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित करेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हम रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कर रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन आखिर है क्या। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ या तत्व या यौगिक के रासायनिक संगठन में बदलाव हो, तो वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आइए हम लोग इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम लोग ठंड के दिनों की बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग लकड़ियाँ जलाते हैं या कोयला जलाते हैं। तो लकड़ी हो या कोयला, यदि हम लोग इसके रासायनिक संगठन को समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि लकड़ी या जो कोयला है ये कार्बन से मिलकर बना है और कार्बन का प्रतीक होता है वो C होता है। जब हम लोग इसे जलाते हैं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। जब ऑक्सीजन ज़रूरी है तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिख लिया। अब कार्बन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो हम भी जानते हैं कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ढेर सारी ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे उस ऊष्मा से हम लोगों को गर्मी का एहसास होता है। तो इसे समझने की यदि कोशिश करें तो ये जो कार्बन है, कार्बन कैसा है? ठोस है। लकड़ी या कोयला ठोस होता है और हमारे वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है और ऑक्सीजन गैस रूप में उपस्थित है। यहाँ पर ठोस गैसीय अवस्था में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना चालू हुआ और जलने के बाद में वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। यह भी गैसीय अवस्था में उपस्थित है और साथ में क्या हुआ कि काफ़ी मात्रा में ऊष्मा भी बाहर निकली। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ठोस अवस्था का जो पदार्थ था उसने गैसीय अवस्था की जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया की है और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिली। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन को बता रही है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर होने वाले जितने भी रासायनिक परिवर्तन हैं, उस परिवर्तन को लिखने का तरीका या रासायनिक परिवर्तन को जो बताने का तरीका होता है, उस तरीके को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया ज़रूर होगी और जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को जिस स्वरूप में हम लिखते हैं, उस रूप या उस स्वरूप को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखने को आती है। हम उसके उदाहरण भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। आइए हम लोग परिभाषित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को। तो यहाँ पर मैंने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखी है। क्या है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा? जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुणों वाला पदार्थों यानी कि एक से ज़्यादा का निर्माण करता है,
तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर H2 यानी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। यदि हम इनके भौतिक गुणों की बात करें तो जो हाइड्रोजन है वो गैसीय अवस्था में और क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में उपलब्ध है। और जब यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करती हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर हमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैसीय अवस्था में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस हैं, लेकिन दोनों गैसों के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ हैं। जब इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ रासायनिक अभिक्रिया की तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो गुणधर्म हैं वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होंगे। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ बनने वाला जो भी पदार्थ होगा, जिसे हम लोग उत्पाद भी कह सकते हैं या प्रतिफल भी कह सकते हैं, तो जो नया प्रतिफल या उत्पाद है उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण हमेशा अभिकर्मकों से अलग ही होते हैं। अब ये प्रतिफल क्या है, उत्पाद क्या है, अभिकर्मक क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद।